एक तरह से देश के जो संघीय ढांचा है और जो जनवादी उसूल है, जो संवैधानिक एक ढांचा है, उसको कमजोर करना, खत्म करना, इसी दिशा में सरकार के कदम चल रही है। तो इसलिए हम लोग इस फांसीवाद से देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान इसकी रक्षा के लिए ये केंद्रीय विषय होगा हमारे महाधिवेशन का। तो रैली भी इसी शीर्षक को लेकर के है। महाधिवेशन के अंदर 16 तारीख जो उसका उद्घाटन सत्र होगा, इसमें देश के तमाम प्रमुख वामपंथी दल उनको हमने आमंत्रित किया है। उनके नेता आएंगे और इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और इसी महाधिवेशन के क्रम में व्यापक विपक्षी एकता निर्माण के लिए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कन्वेंशन ये 18 तारीख को हम लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के 15 से 20 ये बड़ा कार्यक्रम है और आपके माध्यम से हम पूरे बिहार के तमाम लोगों से अपील करेंगे कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में माले की मदद करें। और ये जो कार्यक्रम है ये बिहार के अंदर भी जो हमारे मुद्दे हैं, जो आंदोलन है, उन आंदोलनों को भी बढ़ाने के लिए, और बिहार का हमेशा ही बिहार का संदर्भ राष्ट्रीय होता है और पूरे देश में इस समय जो हमारे सामने फांसीवाद का खतरा है, उससे देश के लोकतंत्र को, संविधान को और बिहार को भी बचाने के लिए ये महाधिवेशन आयोजित है। तो इसमें हम सबका सहयोग करेंगे और आप लोगों से भी ये अपील होगी कि इस पूरे महाधिवेशन के जो एजेंडा है और इसमें जो देश भर से प्रतिनिधि आएंगे, उनकी आवाज आप बने और इसको पूरे बिहार से लेकर के देश भर में इस आवाज को ले जाए। अभी इस समय बिहार के अंदर कुछ मुद्दे हैं। बक्सर में जिस तरह से किसानों पर हमला हुआ, सवाल मुआवजे का है और हमें लगता है कि किसानों की मांग बिल्कुल वाजिब है। और वहाँ बक्सर के हमारे विधायक हैं डुमराव से साथी अजीत जी, सबसे पहले अजीत जी वहाँ पहुँचे, फिर हमारे पूरे शाहबाद के सारे विधायक, कॉमरेड मंजू प्रकाश जो बक्सर से पहले विधायक रह चुकी हैं और अभी हमारे किसान महासभा की लीडर हैं, तो सभी नेताओं ने दौरा किया। और हमें लगता है कि जिस तरह से पुलिस का दमन हुआ है, किसानों का आक्रोश समझ में आ रहा है, तो इसका बिल्कुल जो किसानों की मांग है, जो भी जमीन किसानों से ली गई है, उसके आज के हिसाब से जो मुआवजा बनता है, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। तो पूरे बिहार के किसान इसको लेकर के आक्रोशित है। सिर्फ बक्सर का मसला नहीं है, हर जगह है। और जिस तरह का संकट है फसल की खरीद बिक्री को लेकर के, खाद को लेकर के, तो हमें लगता है कि संकट के दौर में सरकार का काम है किसानों का साथ देना। किसानों पर लाठी चलाना, पुलिस घुस करके उनके घरों में तोड़फोड़ कर दे, ये तो नहीं होना चाहिए। और इसीलिए सरकार से भी हम बिल्कुल कहेंगे कि ये जो भी हुआ है, पुलिस प्रशासन ने जो भूमिका बक्सर में उसकी रही है, ये बहुत शर्मनाक है और हमें बिल्कुल किसानों का साथ देना चाहिए। इसी तरह बिहार में इस पूरे ठंड के दौर में भी बुलडोजर चल रहे हैं, शराब से मौतें हुई है, रोजगार के सवाल पर नौजवान सड़क पर हैं। तो जहां भी जनता दर्द में है, तकलीफ में है और इंसाफ के लिए सड़क पर संघर्ष में है, हम चाहेंगे कि बिहार की सरकार जो इतने बड़े गठबंधन को लेकर के चल रही है, तो सरकार जनता का साथ दे, जनता से बात करे, उनकी मुद्दे उनसे सुने और कहीं भी ये प्रशासन और पुलिस उसकी जो एक तरीके से दमन का जो रवैया है, ये रवैया गलत है और इसकी सरकार को बाज आना चाहिए। इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं महागठबंधन के अंदर भी, सरकार से भी, और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस मामले में इस संशोधन जरूर करेगी। सर, एक सवाल है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं राजद और जदयू में अनबन देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर के, उसको आप किस तरीके से देखें? क्या इस तरीके का बयान देना सही है? धार्मिक ग्रंथ, हमें लगता है कि देखिए, बयान का वो शिक्षा मंत्री भी बताएंगे किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन इसको लेकर के एक जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, हम समझते हैं कि ये बेबुनियाद है
और इसलिए रामचरितमानस अपनी जगह पर है और उसकी उसकी कोई आलोचना भी, हमें लगता है कि कोई भी ग्रंथ है उसकी आलोचना भी संभव है। लेकिन इस देश में इस समय इन बयानों को लेकर के जो जिस तरीके के एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है वो बिल्कुल हमें लगता है कि भ्रामक है और ये भ्रम पैदा करने की किसी भी कोशिश में हम लोग बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो मुद्दा है, जिस समय कुछ मुद्दों पर कंप्लीट खामोशी है, जिस समय मोदी सरकार को जोशीमठ पर जवाब देना चाहिए, अगर आप रामचरितमानस को मुद्दा बना करके, अयोध्या को मुद्दा बना करके अगर आप पूरे देश में हिंदू मुस्लिम माहौल बनाना चाहते हैं तो इस समय पूरे उत्तराखंड के लोग तो पूछ रहे हैं कि भाई जोशीमठ क्या है। जोशीमठ जो आपके पूरे शंकराचार्य से जुड़ा हुआ वो शहर है, इतने दिनों से एक तरह से हिंदू सभ्यता और संस्कृति का एक केंद्र है और सरकार की गलत नीतियों के चलते और सरकार के गलत रुख के चलते आज वो पूरे शहर विनाश के कगार पर खड़ा है, तो उस पर तो सरकार बोल नहीं रही है। तो हमें लगता है कि ये पूरे मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी कोशिश रहती है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसे मुद्दे खड़ा कर देना और निश्चित तौर पर विपक्ष के नेताओं को भी, मंत्रियों को भी सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि ऐसा कोई मौका भारतीय जनता पार्टी को जनता को दिग्भ्रमित करने का नहीं मिलना चाहिए। सर सवाल जीव काटने वाले बयान को लेकर क्या कार्रवाई की मांग कर रही है? वो तो बिल्कुल गलत है। जो जीव काटने वाला ये जो बयान, हमें लगता है कि आप सवाल आप पता नहीं कितने करोड़ का वो ठेका दे रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि ये भी एक सवाल बनना चाहिए कि जो साधु संत हैं, जो त्याग और बलिदान और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं, अब ये अचानक ये सुपारी देने का काम कब से इन लोगों ने ले लिया है? ये 12 करोड़ 10 करोड़ कहाँ से पैसे इनके पास आ रहे हैं? ये तो एक दूसरा ही सवाल खड़ा हो रहा है और हमें लगता है कि ये बिल्कुल ये 2023 नया साल शुरू हुआ और अमित शाह ने बहुत साफ कर दिया। अभी वो चाहते हैं कि राम मंदिर के सवाल पर ये चुनाव हो, 2024 का चुनाव। तो जिस समय देश परेशान है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेकर के, और जो अभी रिपोर्ट आई ऑक्सफैम की, इस रिपोर्ट से बिल्कुल साफ है किस तरह से इस देश के गरीब वो अब कहीं के नहीं रह जाएंगे। गरीब सिर्फ नहीं, एक तरह से जब आप नीचे के 50% की बात कर रहे हैं, मध्यम वर्ग की भी आप बात करेंगे, निम्न मध्यम वर्ग की भी बात करेंगे, तो ऐसे दौर में जो चुनाव का वर्ष आने वाला है 2024 और 23 भी अपने आप में, हमें लगता है कि 9-10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, त्रिपुरा से लेकर के राजस्थान तक, पूरे देश के उत्तर पूर्व में और पश्चिम में, मध्य भारत में बहुत सारे चुनाव होने हैं। तो इस चुनाव वर्ष में और 24 की जब तैयारी की बात चल रही है, ये मुद्दा भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सारे इस तरीके से गलत मुद्दों को सामने लाया जा रहा है और इस पर हमें लगता है कि सबको, मीडिया से भी हम अपील करेंगे कि हम सबका ये रुख होना चाहिए कि जनता के मुद्दे पर, सही सवालों पर बात हो और ऐसे तमाम बयानबाजी को लेकर के माहौल को खराब करने की कोई भी कोशिश है, हम उसका साथ ना दें। बीजेपी और जदयू दोनों के नेता शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भले ही गठबंधन में कल लीड नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन जदयू के भी नेता और बीजेपी के भी नेता इस पर सहमति बनाए हुए हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, राजद उस पर कार्रवाई करें। नहीं तो नीतीश जी बताएंगे कि हमें नहीं लगता है। नीतीश जी तो मुख्यमंत्री हैं और जदयू की अगर ये राय है वो अलग बात है, लेकिन महागठबंधन में इस पर चर्चा होनी चाहिए और महागठबंधन की ऐसी कोई राय नहीं है। सर सवाल ये है लगातार कि आप भी सरकार में हैं, बाहर से समर्थन जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री पर कोई विधायक सवाल उठाएं, सुधाकर सिंह के संदर्भ में ये सवाल हो रहा है कि सुधाकर सिंह लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, वो समाधान यात्रा पर जरूर जा रहे हैं, लेकिन किसानों के शरीर से कपड़ा तक उतरवा लेंगे नीतीश कुमार। तो क्या ये विधायक को इस तरीके का बयान देना चाहिए मुख्यमंत्री पे? सभी हमें लगता है कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए और ये जो भी बयान आ रहे हैं किसी ना किसी दल के विधायक हैं, तो हमें लगता है कि तमाम दल निश्चित तौर पर इसका संज्ञान ले रहे हैं और महागठबंधन के स्तर पर जब भी कोई बैठक हो इस पर होगी तो हम उस पर बात करेंगे कि महागठबंधन जिसको लेकर के बना है, जिसको लेकर के एक कॉमन एजेंडा को लेकर के बना है, तो हम तो चाहते हैं कि 2023 ये साल व्यापक विपक्षी एकता का हो और बिहार में जब वो सत्ता में है तो निश्चित तौर पर जनता के लिए काम हो
और जनता के अंदर जो भी अगर नाराजगी है, गुस्सा है, उनकी मांगे हैं, जनता की बात सुनी जाए, तो यहाँ कहीं भी महागठबंधन इसी एजेंडा से डिरेल ना हो। हम तो बिल्कुल इसके पक्ष में हैं। हम अपने स्तर पर बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जिसको लेकर, इसीलिए हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि महागठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और महागठबंधन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूर बने, ताकि ये बनने से ही ये जो इधर उधर की बातें और जिसको लेकर के महागठबंधन को डिरेल करने की पूरी कोशिश होती है, हमें लगता है कि ये कोशिश पर हम काबू पाएंगे, ताकि हम जब व्यवस्थित ढंग से पूरे फोकस तरीके से अपने एजेंडे पर बात होगी और उस पर काम करेंगे। सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पाई, यही कारण है क्या कि बार बार इस तरीके की चीजें हो रही है? क्योंकि पिछले 10 दिन से देखा जा रहा है लगातार जदयू राजद एक दूसरे पर। बिल्कुल हमें लगता है कोऑर्डिनेशन की जरूरत तो और ज्यादा महसूस हो रही है कि बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। और हमारे लिए 2023 साल ये ब्रॉडर अपोजिशन यूनिटी और क्लोजर कोऑर्डिनेशन, ब्रॉडर यूनिटी और क्लोजर कोऑर्डिनेशन, ये 2023 में हमारा मकसद है। पार्टी महाधिवेशन भी जो कर रहे हैं, इस महाधिवेशन से भी यही हमारी आकांक्षा है, और इसीलिए हमने देखा कि हम इसमें एक विशेष सत्र इसका हम एक राष्ट्रीय कन्वेंशन कर रहे हैं कि जब इतना बड़ा मुद्दा देश के सामने है कि पूरा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र और संविधान जब खतरे में है तो वहाँ देश के किसी भी, चाहे वो नौजवान जो रोजगार मांग रहा है, वो किसान जो मुआवजे को लेके, अपने फसल की कीमत को लेकर के, बिक्री को लेकर के आंदोलन में है, कोई भी, या जोशीमठ जैसे लोग जो अपने को शहर को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कोई भी लड़ाई देश में चल नहीं पाएगी, हमारी आवाज दब जाएगी अगर देश में लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। इसलिए इतना बड़ा जो एजेंडा है, हम इस पर बिल्कुल केंद्रित होकर के 2023 पे आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, आपने यूनिटी की बात की है, नीतीश कुमार भी लगातार विपक्षी एकता करने की बात कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार को आप लोग भी पीएम मटेरियल समझते हैं? क्योंकि राजद ने साफ कहा है कि वो आने वाले समय में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल समझ रहे हैं। हमने बार बार, देखिए ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि अपोजिशन जो है देश में, वो मल्टी पार्टी अपोजिशन है, और ये मल्टी पार्टी भारत के लोकतंत्र की पहचान है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी है जो हर मामले में वन पार्टी, वन लीडर, वन